हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास आपका 8 का विज्ञान सब्जेक्ट का, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2025 से 2026 का न्यू मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए इस मॉडल पेपर को हम लोग इसी वीडियो में कवर करते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आ सके। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाने वाला है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ रहते हैं? वायु में भी रहते हैं ना, पानी में भी रहते हैं और जीवित वस्तुओं पर भी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ठीक है, यानी पूछा जा रहा है मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है पोलियो, ऑप्शन बी दिया गया है रिगवॉर्म, ऑप्शन सी दिया गया है हैजा और ऑप्शन डी दिया गया है मलेरिया। तो बच्चों हम लोग तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है। जल्दी बोलिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी मलेरिया। समझ आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 होने वाला है दोस्तों, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? बायोडीजल के बोल रहा है निर्माण जो होता है उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव है जो हमें सहायता करता है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी दिया गया है जीवाणु, ऑप्शन सी दिया गया है शैवाल और ऑप्शन डी जो दिया गया है वो कवक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो वो सी हो जाएगा, यानी शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाने वाला है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ठीक है, तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए दिया गया है अमीबा, दूसरा दिया गया है शतुरमुर्ग का अंडा, तीसरा दिया गया है प्लाज्मा और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा, यानी शतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, जो कि आपने बहुत छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? ठीक है, तो जो सेल होता है, ठीक है, यानी कोशिका जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, तो उसी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, यानी केंद्रक में। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा स्पीड को कम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 होने वाला है, किस धातु की भौतिक किसी किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किस धातु, कोई ऐसा धातु का नाम बताइए जो क्या करता है, अपना भौतिक अवस्था जो है वो द्रव्य रूप में रहता है। ठीक है, तो वो कौन होता है? जस्ता, तांबा, पारा या टीन? ठीक है, तो द्रव्य अवस्था को कौन दिखाता है? पारा दिखाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पारा। समझ आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला है? एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी एक्सरे मशीन जो होता है, ठीक है, उसे उसमें कौन से धातु का यूज किया जाता है? ठीक है, उसको बनाने में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी लेड। लेड मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, लेड मतलब शीशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 हो जाने वाला दोस्तों, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुर विद्यमान है? ठीक है,
तो झारखंड की जादूगोड़ा में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में विद्यमान है यानी पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाने वाला है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी धातु का ऐसा कौन सा गुण है जिसके वजह से हम धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो धातु जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। यानी उसको जो पीटते हैं तो वो एक मतलब बहुत ही बड़े साइज में फैल जाता है, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, आघात वर्धनीयता होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी आघात वर्धनीय होता है धातु, ठीक है। इसी गुण के कारण उसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 होने वाला है, इसमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है कि ऊष्मा का सबसे कम चालक, तो कम चालक कौन हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है एल्युमिनियम, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, यानी पारा, ठीक है। पारा का हमने विद्युत जो आपका सुचालक होता है, चालक होता है, उसमें पारा का कहीं बात ही नहीं किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। यानी एक ऐसा घोल का नाम बताना है जो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपका अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध जल समझ में आ रहा है ना, जिसमें मिनरल्स वगैरह जो है, प्रोटीन वगैरह ये वो, ठीक है, नहीं पाया जाता है, कुछ भी उसमें नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका विद्युत का कुचालक हो जाएगा, ठीक है, अशुद्ध जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका होने वाला है, किस धातु का इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई धातु है, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे धातु का परत चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसमें दूसरे धातु का एक क्या बोल सकते हैं, उसको परत चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो ए हो जाएगा, यानी विद्युत लेपन, ठीक है। क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन। क्योंकि देखिए हम लोगों ने अपने एक चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी इच्छित धातु के ऊपर एक परत निक्षेपित की जाती है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे लिखा गया था विद्युत लेपन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके आंतरिक जनन होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा जीव का आपको यहाँ पर नाम बताना है जो कि आंतरिक जनन करता है, ठीक है। तो आंतरिक जनन कौन करता है मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला है वो आपका डी हो जाएगा, यानी मुर्गी, ठीक है। मुर्गी में कैसा जनन होता है, आंतरिक जनन, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है, हाइड्रा में जनन की विधि है, ठीक है। तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, यानी मुकुलन, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अमीबा में अगर पूछ दे अमीबा में जनन का विधि क्या होता है, ठीक है, तो आपको उसमें आंसर करना है द्विविभाजन, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो हो जाने वाला है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होने वाला है,
तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 होने वाला है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जल्दी याद कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी दोनों होता है। ठीक है, पास्कल भी होता है, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है यूनिट पास्कल। ठीक है, एक तो पास्कल हो जाएगा और दूसरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होने वाला है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाने वाला है दोस्तों, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुछ बल आपको एग्जाम्पल में दिए, मतलब आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो उसमें से संपर्कित बल का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, यानी घर्षण बल, संपर्क। ठीक है, यानी किसी सतह पर लगता है, जैसे ये सतह है और ये सतह है। ठीक है, इसके बीच क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, तो इसी बल को क्या बोलेंगे, इसी बल को संपर्कित बल बोलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जलता नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पत्थर जो है वो जलता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो जाने वाला है दोस्तों, कि किस पदार्थ को दहन का पोषक पदार्थ है। ठीक है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, मतलब किसी वस्तु को हमें जलाना है। ठीक है, तो उसको जलाने के लिए हमें क्या पोषक तत्व का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कार्बन, जल, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, किसी ज्वाला का सबसे अधिकतम गर्म भाग कौन सा है। ठीक है, तो किसी ज्वाला का जो सबसे अधिकतम गर्म भाग होता है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे बाहरी भाग। ठीक है, बाहरी में जो आपका येलो कलर का जो आपको दिखता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है। ठीक है, और अंदर का जो भाग होता है नीला या कुछ, तो वो जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 21 नंबर, यानी 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक है, यानी सिंपल में अगर बात करें तो आपको पूछा जा रहा है कि जो किसी भी नर शिशु को विकसित होने के लिए उसका कौन सा दो गुणसूत्र होना चाहिए। ठीक है, तो अगर XX होगा तो ये तो लड़की हो जाएगा, XY ये लड़का के लिए होता है, YY ये तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और XXY ये भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो C और D का होने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। ठीक है, यानी XY। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होने वाला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाने वाला है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होने वाला है वो सी हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या होने वाला है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की
सामान्य अवधि है, ठीक है। जो स्त्रियों में मानसिक स्राव होता है, ठीक है, यानी पीरियड जो आता है लड़कियों को, वो कितने दिनों का होता है, ठीक है, कितने दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो डी हो जाएगा, यानी 28 दिनों तक ये होता है, ठीक है। ऋतुस्राव भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो आपने पढ़ा होगा, जो समतल दर्पण से आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 25 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है, ठीक है। यानी यह यंत्र, कोई एक यंत्र का नाम बताने बोल रहा है, ठीक है, जो आप अपने नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, ठीक है। वैसे यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पेरिस्कोप। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में आता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को कौन नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आंख में जो किरण प्रवेश करती है, ठीक है, उसको जो हमारा पुतली है वही इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 जो होने वाला है, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली और अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसल कहलाती है, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फसल है जिसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, और अक्टूबर से दिसंबर में काट लिया जाता है। तो ऐसे फसल को क्या कहते हैं? तो ऐसे फसल खरीफ फसल कहलाते हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी का उदाहरण है, ठीक है। स्वपोषी बोलने का मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी कौन होता है? पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी है सब विषमपोषी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी अमरूद का पेड़ या पौधा, ठीक है, अमरूद का पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या होने वाला है। तो हार्वेस्टर मशीन द्वारा फल की डैश की जाती है, ठीक है। सॉरी, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। तो फसल की क्या करने के लिए हार्वेस्टर मशीन का यूज़ किया जाता है? तो फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन का यूज़ जो है किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपका क्वेश्चन होने वाला है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे और ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो शहर का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से रात में भी चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह उतने अच्छे से हमें दिख नहीं पाते हैं। वो उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है सी, यानी धूल, धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके रात में क्या होता है शहरों में, जो आपका धूल धक्कड़, उसके बाद धुआं वगैरह, इससे क्या होता है आसमान जो है वो कहीं खो जाते हैं, मतलब पूरा बहुत गंदा हो जाता है, जिससे हमें चांद, तारे, ग्रह उपग्रह नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे दूर का ग्रह कौन है, ठीक है। यानी हमारे सौरमंडल का जो सबसे सूर्य से किस ग्रह का दूरी सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून जो है वो सबसे, उसका जो दूरी है सब ग्रहों से सूर्य से वो ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या होने वाला है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस
इकाई में मापा जाता है, ठीक है। जो खगोलीय पिंड होता है, ठीक है, तो उसकी दूरी को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रकाश वर्ष का, ठीक है। ये भी बहुत आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो खगोलीय पिंड है या फिर किसी ग्रह से हमको ग्रह का दूरी या किसी गैलेक्सी का दूरी, ठीक है, या किसी तारे से दूरी, ठीक है, ये सब जो आपका हम ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, किससे हम लोग मतलब दूरी को मापते हैं, उसका जो इकाई होता है वो होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है 33 नंबर का क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, ठीक है। तो किस घर्षण की अपेक्षा जो सर्पी घर्षण है वो कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, यानी स्थैतिक घर्षण, ठीक है। अब देखते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है कि कोई वस्तु, ठीक है, जा रहा है और उसको फिर उतना ही हम फोर्स दे दिए तो वो क्या होगा, उसी स्पीड से फिर और आगे थोड़ा जाएगा। लेकिन स्थैतिक जो घर्षण होता है वो एक बार जो चल गया बस हो गया, खत्म। तो यही इसका अंतर होता है, यही वजह है कि जो सर्पी घर्षण होता है वो कम होता है किससे, स्थैतिक घर्षण से। समझ आ रहा है ना। अगला आपका क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका होने वाला है, तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो वो ए हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। क्या कर रहे हैं हम, किसी तरल बोलने का मतलब हवा या जल, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, उसमें गति करने वाली वस्तु, ठीक है, उसमें जो गति उत्पन्न करता है उस वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या किया जाता है, अधिक किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 जो हो जाने वाला है बच्चों वो क्या होगा, किस आवृत्ति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस आकृति की वस्तु, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो घर्षण होगा वो कम हो जाता है। तो अगर हम आयताकार, जैसे हम आयताकार वस्तु ले लिए तो इसमें जो होगा फ्रिक्शन तो ये वाला पूरा में लगेगा, ठीक है, यानी घर्षण जो है इतने बड़े एरिया पे लगेगा, पूरा लगेगा ना आयत में। अगला है आपका वर्गाकार। वर्गाकार में अगर देखेंगे हम वर्गाकार में, तो वर्गाकार में भी तो वही फ्रिक्शन लगेगा ज़्यादा, बट नौका का बात करेंगे, ठीक है। नौकाकार कैसा होगा, इस तरह होगा, ठीक है। इसके कुछ इस एकदम एक पॉइंट पे ही नौका का जो है घर्षण लगेगा। तो जो सबसे कम घर्षण लगने वाला है वो किस पे लगेगा, नौकाकार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नौकाकार। समझ आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 जो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है, ठीक है। जो प्रथम पूर्ण रूप से जो संश्लेषित मतलब मानव निर्मित रेशा जो है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी नायलॉन, ठीक है। नायलॉन को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 37 नंबर का आपका जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, निम्न में से
किस धागे की जो मजबूती होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कौन सा मतलब धागा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो नायलॉन का धागा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नायलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जो दमकल कर्मचारी होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं उनमें एक खास प्रकार की परत चढ़ाई जाती है जिसको हम मेलामाइन के नाम से जानते हैं। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 होने वाला है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ठीक है, जो ध्वनि कितना ज़्यादा मजबूत है या बोले तो स्ट्रांग है, ये उसका प्रबलता को अगर हमको पता करना है वो किस किस कारक पर निर्भर करता है, तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी आयाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 हो जाता है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ध्वनि का हम प्रबलता को घटा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो आपका ध्वनि के कंपन होगा का आयाम जो होगा वो घटाना होगा। अगर हम आयाम को घटा देंगे तो ध्वनि की प्रबलता जो होगी ऑटोमेटिक घट जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्राश्रव्य ध्वनि क्या होता है। ठीक है, मतलब कान में जो हमें सुनने में भद्दा, खराब, मोटा या दूसरा टाइप का लगता है, ठीक है, जिसे हम सुन नहीं सकते, तो वैसे ध्वनि को हम क्या बोलते हैं कि प्राश्रव्य, जो सुनने के लिए बहुत ही खराब होता है। ठीक है, तो इससे हम बहरा भी हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का अगर हम बात करेंगे तो उस ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अगर श्रव्य ध्वनि पूछ दे तो क्या होगा, तो श्रव्य ध्वनि आपका होता है 20 एजेड हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि जो आपका श्रव्य ध्वनि से कम का जो ध्वनि होता है वो कितना का होता है, तो वो 20 हर्ट्ज से नीचे का जो ध्वनि होता है जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला आपका 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो 42 नंबर का आपका क्वेश्चन है, रेक्टर पैमाने पर किस तस्वीर वाला किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना क्या होता है, यानी ये भूकंप को नापने के लिए एक यंत्र होता है। ठीक है, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है, ठीक है, विनाशकारी तीव्रता को माना जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी 7 या उससे अधिक तीव्रता। ठीक है, अगर रिएक्टर पैमाना का 7 तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, जो रिक्टर पैमाना होता है उसका जो 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला अगर भूकंप का विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या होने वाला है। ठीक है, तो वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। ठीक है, तो वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला है वो बी हो जाएगा, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो थे उन्होंने क्या किया था, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। अगला आपका 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाने वाला मेरे प्यारे बच्चों, ऊन से
रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एबोनाइट की जो छड़ होती है उसको ऊन से अगर रगड़ देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। यानी कांच का जो छड़ होता है वो रेशम से रगड़ी गई क्या करता है, कांच का जो आपका क्या बोलते हैं छड़ होता है उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब उसको अपने से दूर फेंक देगा, ठीक है। मतलब जो चुंबक जैसे करता है ना, उत्तरी ध्रुव को अगर उत्तरी ध्रुव के सामने लाएंगे तो क्या होगा, वो प्रतिकर्षित करता है, वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आप देखिएगा, आपका 45 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है, ठीक है। जो आप देख रहे होंगे कि वायुमंडल में ऐसा गैस, ठीक है, जो अभी बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो विश्व तापन है की समस्या जो है वो बढ़ रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि जो विश्व तापन की समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, पृथ्वी में पाई जाने वाली विशाल और क्या बोल रहा है, विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है, ठीक है। मतलब हम लोग का पृथ्वी में कितने प्लेट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर सी हो, मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 प्लेट पाई जाती है हमारे पूरे पृथ्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, ठीक है। जो ताजमहल में पत्थर लगा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वो क्षरण हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो जो आपका ताजमहल का पत्थर खराब हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो अम्ल वर्षा है, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या करता है कि किसी भी, जैसे हम लोग सफ़ेदी करने के लिए पुट्टी वगैरह करते हैं, पुट्टी वगैरह संगमरमर वगैरह मतलब लगवाते हैं, तो वो क्या होता है, अम्ल वर्षा के कारण धीरे धीरे वो क्या होता है, क्षरण होने लगता है उसका, ठीक है, यानी वो खराब होने लगता है। यही कारण है कि ताजमहल में जो पत्थर लगे हुए हैं संगमरमर वगैरह के, उस पे जब अम्ल वर्षा हो रही है तो वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, सड़ रहा है। अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। द्वितीय प्रदूषक का बात हो रहा है, ठीक है। तो द्वितीय प्रदूषक कौन होता है, यानी दूसरा प्रदूषण कौन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा सल्फर एंड नाइट्रोजन के अम्ल, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के जो अम्ल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो द्वितीय प्रदूषक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला प्यारे बच्चों, आपका 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है, ठीक है। कुछ जो प्रजातियां हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे लुप्त हो रही है, गायब हो रही है, इसका गायब होने का क्या कारण रहा होगा, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आवासों का विनाश, ठीक है, उसका घर को हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे तोड़ दे रहे हैं। दूसरा दिया गया पेड़ लगाना, पेड़ लगाने से तो किसी को समस्या होगी नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। वनों का संरक्षण, ठीक है, अगर हम वनों का संरक्षण करते तो ये समस्या तो कभी आती ही नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला है शिकार, हम लोग क्या कर रहे हैं, शिकार भी कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जीव जंतु जो है वो धीरे धीरे गायब हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 और 4 होना चाहिए। तो देखते हैं 1 और 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी 1 और 4, ठीक है।
यानी हम क्या कर रहे हैं, जो प्रजातियों का आवास स्थान है उसको हम तोड़ दे रहे हैं, उसमें हम मतलब घर वगैरह बना दे रहे हैं, काट कूट के सड़क वगैरह बना दे रहे हैं, ठीक है, पार्क बना दे रहे हैं। तो इस तरह कर रहे हैं, उसके बाद शिकार भी कर रहे हैं। इसी की वजह से जो कुछ प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अगला आपका 50 नंबर और आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है, ठीक है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम का किस भाग का उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया कोक, गैस, और उसके बाद बिटुमिन और पेट्रोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिटुमिन, ठीक है। समझ आया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि उसको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले का वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।